दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के एक और टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर की हम आज बात करेंगे। नागरिक अधिकार पत्र, तो क्या होता है ये नागरिक अधिकार पत्र? आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको श्रुतिकोश पर लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों नागरिक अधिकार पत्र। और नागरिक अधिकार पत्र की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात इसी चीज़ की करूंगा कि आखिर ये नागरिक अधिकार पत्र है क्या। दोस्तों नागरिक अधिकार पत्र एक यूं कहे कि एक इस तरह का हथियार है जो क्या करता है, जो कि प्रशासन की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। और इसके साथ साथ जो आम जनता है उस आम जनता को सही सेवाओं की प्राप्ति हो सके, ये सुनिश्चितता प्रदान करता है नागरिक अधिकार पत्र। जैसा कि नाम से ही है, क्या है? नागरिक का अधिकार पत्र, यानी नागरिक के अधिकारों का पत्र है ये नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर। तो आखिर ये सिटीजन्स चार्टर की अगर हम शुरुआत देखें तो सबसे पहले तो हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी कि नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा हथियार है जो कि प्रशासन की जवाबदेहिता व पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है तथा प्रशासन के साथ व्यवहार करते समय आम जनता को सही सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये है नागरिक अधिकार पत्र, यानी एक ऐसा हथियार जो कि प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और साथ में आम जनता को सही सेवाओं की प्राप्ति हो सके, यह सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों बात करें हम कि आखिर ये नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत हुई कहाँ से। तो दोस्तों नागरिक अधिकार पत्र की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन से। ब्रिटेन से यह प्रारंभ हुआ नागरिक अधिकार पत्र। तो ब्रिटेन से यह प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन में कब प्रारंभ हुआ? 1991 में। 1991 में ब्रिटेन में ये अधिकार पत्र तरह का एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र के साथ ये अधिकार पत्र जारी किया गया और ये जो विचार रखे, ये श्वेत पत्र के विचार रखे गए जॉन मेजर द्वारा। जॉन मेजर द्वारा ये श्वेत पत्र के यानी नागरिक अधिकार पत्र के विचार रखे गए। और जॉन मेजर थे कौन? जॉन मेजर थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ये ब्रिटेन के, और पार्टी थी इनकी कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेयर के द्वारा एक श्वेत पत्र ब्रिटेन में 1991 में जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों के अधिकारों की बात की गई थी। तो इसके उद्देश्य क्या थे? दोस्तों इस श्वेत पत्र के उद्देश्य जो थे, वो श्वेत पत्र क्यों जारी किया गया, वो सार्वजनिक सेवा के 6 सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए जारी किया गया। तो
सार्वजनिक सेवा के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? वो सिद्धांत है मानदंड यानी मानक, खुलापन, या जिसे पारदर्शिता भी कहा जाता है, खुलापन या पारदर्शिता, सूचना, विकल्प या स्वैच्छिक चुनाव, निष्पक्षता और सुलभता। ये जो 6 सिद्धांत है ये किसी भी नागरिक अधिकार पत्र में होने चाहिए। मूल उद्देश्य ये है कि मानक वस्तुएं प्रदान की जाए, मानकता प्रदान की जाए, पारदर्शिता हो, सूचना प्रॉपर दी जाए, कैंडिडेट के पास विकल्प हो, स्वैच्छिक चुनाव के विकल्प होनी चाहिए, जो निष्पक्षता है उसको प्रभावी रूप से उसका पालन किया जाए और सुलभता से लोगों को मिल जाए। तो ऐसे 6 मूल उद्देश्यों को लेकर ये श्वेत पत्र जो था नागरिक सिटीजन के चार्टर के रूप में ये जारी किया गया। ये एक चार्टर मार्क स्कीम के तहत ये चालू किया गया था। चार्ट मार्क स्कीम। और ये चार्ट मार्क स्कीम क्या थी? प्रधानमंत्री जॉन मेयर के काल में ये चालू हुई थी। प्रधानमंत्री जॉन मेजर के काल में ये स्कीम चालू हुई। जॉन मेजर की बात की जाए तो ये कब से कब तक थे? 1990 से 97। तो 1990 से 97 तक चार्ट मार्क स्कीम जो थी वो प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा लाई गई। और इसका जो प्रॉपर उद्देश्य था वो प्रॉपर उद्देश्य क्या था कि सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले को सम्मानित और पुरस्कृत करने की योजना। तो ये चार्ट मार्क स्कीम योजना क्या थी? ये चार्ट मार्क स्कीम योजना थी कि सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। तो इस योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा था जो कि प्रधानमंत्री जॉन मेजर के काल में चलाई गई थी। 1998 में जब टोनी ब्लेयर जो है प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस योजना को चलाया, लेकिन उन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और नाम रख दिया इसका सर्विस फर्स्ट। तो 1998 में 1998 में टोनी ब्लेयर की कौन सी पार्टी के थे? ये लेबर सरकार, लेबर पार्टी के थे। तो टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने सर्विस फर्स्ट नाम से पुनः इसे प्रारंभ किया। अब ये नागरिक अधिकार पत्र चीज़ आखिर इन्होंने जो जारी की उसमें था क्या? दोस्तों, नागरिक जो घोषणा पत्र था या नागरिक जो अधिकार पत्र था, नागरिक अधिकार पत्र जो था वो क्या था? वो एक दस्तावेज था, एक दस्तावेज था। और ये दस्तावेज क्या था? इस दस्तावेज के आधार पर जो नागरिक चार्टर संगठन की प्रतिबद्धता थी उसके वितरण थे कि मानक, गुणवत्ता, समय सीमा, शिकायत निवारण, पारदर्शिता, इनकी जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करना ये नागरिक अधिकार पत्र जो है सुनिश्चित करता है। तो नागरिकों के प्रति क्या थे? नागरिकों के प्रति एक
के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर केंद्रित एक व्यवस्थित प्रयास है, जिसमें किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है? जिसमें ध्यान दिया जाता है सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन का मूल्य। ये जो है ये महत्वपूर्ण इसके अंदर बिंदु रखे गए एक नागरिक दस्तावेज के अंदर, अधिकार पत्र के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे अन्य किन देशों ने अपनाया। तो ब्रिटेन को देखकर अन्य देशों ने भी इसे अपने यहाँ पे लागू किया, और अन्य देशों में कई थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, भारत, जमैका, मलेशिया, पुर्तगाल, ऐसे कई देश थे जिन देशों ने अपने यहाँ पर इसे लागू किया। तो अन्य देशों ने कौन कौन से देशों ने अपनाए देख लेते हैं। अन्य देश अपनाने वाले तो कौन कौन से देश ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सेवा चार्टर के नाम से 1997 में इसने अपनाया। वहीं पर बेल्जियम ने लोक सेवा प्रयोक्ता चार्टर के माध्यम से 1992 में इसे अपनाया। कनाडा ने सेवा मानक पहल 1995 के नाम से अपनाया। वहीं फ्रांस ने सेवा चार्टर 1992, भारत ने नागरिक अधिकार पत्र 1997, मलेशिया नागरिक चार्टर 1994, स्पेन गुणवत्ता निर्धारण 1992। तो ऐसे कई देश थे जिन देशों ने जो ब्रिटेन के द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी नागरिक चार्टर की, वैसी ही व्यवस्था अपने यहाँ पे भी लागू की। अब बात करते हैं दोस्तों अपन भारत की। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर ये जो व्यवस्था आई, ये व्यवस्था 1996 में सबसे पहले देखी गई। 1996 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पहली बार प्रशासन को पारदर्शी बनाने की बात की गई। तो पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने का जो निर्णय था, वो निर्णय लिया गया, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 24 मई 1997 को
सम्मेलन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे, तो उसके अंदर इस विषय पर ये जो सम्मेलन था वो आयोजन किया गया था। तो इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 मई 1997 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी तथा जो उत्तरदायी प्रशासन की बात की गई, उत्तरदायी प्रशासन विषय पर आयोजन किया गया। तो सबसे पहले 1996 में सम्मेलन हुआ, उसके बाद 24 मई 1997 को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया और ये जो उत्तरदायी प्रशासन की बात जो है इसमें प्रमुखता से रखी गई। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, और ये वेबसाइट लॉन्च की गई 31 मार्च 2002 को। 31 मार्च 2002 को ये वेबसाइट लॉन्च की गई और इनमें किन चीज़ों को शामिल किया गया? इनमें शामिल किया गया केंद्र के मंत्रालय, विभाग, संगठन द्वारा नागरिक चार्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। और इस वेबसाइट का मुख्य काम क्या था? इस वेबसाइट का मुख्य काम था सूचना व आंकड़े उपलब्ध कराना। ये इसका मुख्य कार्य था। सबसे पहले अगर बात की जाए भारत में, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे पहले इसे लागू किया गया। इस चार्टर को बैंकिंग क्षेत्र में सबसे पहले इस चार्टर का उपयोग किया गया और चार्टर के उपयोग के लिए 3 बैंक नामित किए। ये 3 बैंक कौन से थे? ये थे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये 3 बैंक जो है सर्वप्रथम शामिल किए गए इस नागरिक चार्टर के अंतर्गत कि लोगों को सुचारू रूप से सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जा सके और एक सुप्रशासन जो है, उत्तरदायी प्रशासन जो है उन्हें दिया जा सके। और यहाँ पर जब ये प्रशासन उत्तरदायी रखने की बात की गई तो यहाँ पे कुछ तत्वों की अपेक्षा की गई जो कि ये देखे जाने थे कि क्या इनकी पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो तत्व जिनकी अपेक्षा की जानी थी कौन से थे? वो तत्व थे, क्या अपेक्षा की गई यहाँ पे अपेक्षा की गई कि साहब पहली तो अपेक्षा की गई विज़न और मिशन स्टेटमेंट की। दूसरी, संगठन द्वारा हस्तांतरित व्यापार का विवरण। तीसरी अपेक्षा थी ग्राहकों का विवरण और फिर था प्रत्येक जो ग्राहक था उस ग्राहक समूह को प्रदान सेवाओं का विवरण, शिकायत निवारण तंत्र विवरण और ग्राहकों की अपेक्षाएं। तो ये कुछ अपेक्षाएं रखी गई, कुछ तत्व रखे गए कि साहब इन तत्वों के ऊपर ये जो चार्टर अधिनियम है वो को पूरा किया जाना चाहिए। अब बात की गई
नागरिक चार्टर के मूल्यांकन की कि आखिर ये जो तत्व अपेक्षित रखे गए थे उनकी पूर्ति किस रूप में हुई है, कितनी हुई है, उनको देखने के लिए नागरिक चार्टर का मूल्यांकन किया गया। तो कब हुआ ये मूल्यांकन? नागरिक चार्टर का मूल्यांकन। तो नागरिक चार्टर का मूल्यांकन किया गया और ये मूल्यांकन जो है वो किया गया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता समन्वय परिषद, नई दिल्ली द्वारा। इसके द्वारा इस नागरिक चार्टर का मूल्यांकन किया गया और जब इस नागरिक चार्टर का मूल्यांकन किया गया तो कुछ समस्याएं सामने आई। और ये समस्याएं क्या थी? ये समस्याएं ये थी कि सबसे पहले समस्या तो यही आई कि परामर्श जो प्रक्रिया है वो परामर्श प्रक्रिया न्यूनतम है। दूसरी आई कि जो स्टाफ है वो स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। तो प्रशिक्षण का अभाव यहाँ पर देखा गया, जिसके कारण जो व्यवस्था थी वो सुग्राह्य नहीं थी। तो परामर्श प्रक्रिया न्यूनतम और स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं था। और साथ में एक चीज और थी कि यहाँ पर जागरूकता की कमी भी देखी गई। जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं था और इसके साथ साथ जो सूचनाएं उपलब्ध थे इनके पास, उस सूचना सामग्री को लोगों में जब पहुंचाया गया तो वहां पर यह देखा गया कि उनमें कई प्रकार की त्रुटि थी। तो सूचना सामग्री में त्रुटि होना ये भी एक समस्या के रूप में सामने आया जब इसमें मूल्यांकन किया गया। तो नागरिक चार्टर का मूल्यांकन जब किया गया तो नागरिक चार्टर मूल्यांकन के अंदर जो प्रशासनिक सुधार विभाग था, लोक शिकायत विभाग था, गैर सरकारी संगठन था, उपभोक्ता समन्वय परिषद नई दिल्ली थी, उसने जब ये मूल्यांकन किया तो उस मूल्यांकन में कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई, जो कि परामर्श प्रक्रिया की न्यूनता, स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित ना होना, जागरूकता अभियान पर्याप्त रूप से नहीं होना और सूचना सामग्री में त्रुटि होना, ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें समस्याएं निकलकर सामने आई। अब इन समस्याओं को सुधारने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सार्वजनिक सेवा डिलीवरी में रूपरेखा में सुधार के लिए जो आकलन किया था, उस आकलन के रूप में 2006 में एक सर्वोत्तम ढांचा तैयार किया गया और इस ढांचे में, इस मॉड्यूल में मूल रूप से 3 चीज़ें देखी गई। इसमें मूल रूप से 3 मॉड्यूल हैं और ये 3 मॉड्यूल हैं नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत समाधान प्रणाली और सेवा डिलीवरी क्षमता। तो 2006 में एक ढांचा इसके लिए तैयार किया गया। जो समस्याएं ऊपर आई, उन समस्याओं का सुधार कैसे हो सके, तो उनके लिए एक ढांचा तैयार किया और उस ढांचे में 3 चीज़ें रखी गई कि एक तो नागरिक अधिकार पत्र,
दूसरा लोक शिकायत समाधान प्रणाली चालू की जाए, और तीसरा सेवा डिलीवरी की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी की जाए। शुरू में ये 10 विभागों के अंदर कार्य में ली गई। शुरू में 10 विभाग इसमें शामिल किए गए, और वो 10 विभाग कौन कौन से थे? 10 विभाग थे डाक विभाग, सीबीईसी, सीबीडीटी, रेलवे, पासपोर्ट, पेंशन, खाद्य प्रसंस्करण, कारपोरेट मामले, केंद्रीय विद्यालय, ईपीएफओ। ये जो 10 विभाग हैं, शुरुआत में ये 10 विभाग शामिल किए गए। तो इस प्रकार नागरिक चार्टर का ये संपूर्ण खाका जो है हमने यहाँ पर देखा। अभी अगर बात की जाए तो जो भारत की सिटीजन चार्टर की वेबसाइट है उसके ऊपर जो डेटा दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वो दिया हुआ है कि भारत में 98 तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्टर हैं, 25 स्टेट गवर्नमेंट चार्टर हैं, 110 सेंट्रल नोडल ऑफिसर हैं, और 31 जो है वो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं। तो इस प्रकार यह है दोस्तों हमारा नागरिक चार्टर जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।